एक्शन लेने में वो फेल कर गए थे। तो कुल मिलाकर यह बात है कि मस्क ने एक सालों पुराने मुद्दे को अपनी मर्जी से फिर से उठाया। उनके मैसिव इंफ्लुएंस की वजह से यह पूरी दुनिया में बातचीत का मुद्दा बन गया। एंड आउट ऑफ नोवेयर मस्क सीधा यूके के प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो गया। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए अमेरिका में बैठे बैठे यूके पॉलिटिक्स में मस्क कैसे अपना हाथ जमा सकते हैं और कैसे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। यूके के बाद कनाडा में भी मस्क ने कुछ ऐसा ही किया। अभी अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी मैसिव अनपॉपुलैरिटी के चलते रेजिग्नेशन भी दिया। ट्रंप पहले से ही ट्रूडो पर प्रेशर बनाते चले आए थे कि 25% टैरिफ लगा दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा। कनाडा को यूएस में शामिल करने की भी बात हुई थी, 51st स्टेट बना देंगे। इलॉन मस्क ने यह प्रेशर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और बढ़ाया। रेजिग्नेशन के बाद तो बिल्कुल किसी स्कूल बॉय बुली की तरह मस्क ने पब्लिकली ट्रूडो को फटकार लगा दी, जैसे वो किसी पूर्व प्रधानमंत्री से बात ना कर रहा हो, किसी बच्चे से बात कर रहा हो। यहां भी कहा जा रहा है कि मस्क और ट्रंप बस राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं दुनिया भर में। जो भी उनके आइडियोलॉजी से ज्यादा अलाइन करेगा उनको प्रॉफिट मिलेगा, जो उनके आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करेगा उनको वो पब्लिकली रेप्रिमांड करेंगे। यही काम मस्क अब जर्मनी में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना सोशल मीडिया पर सपोर्ट मस्क ने ट्रंप को किया था यूएसए में, कुछ उसी लेवल पर सपोर्ट आज वो जर्मनी के फार राइट पार्टी एएफडी को भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक्स पर एएफडी के चांसलर कैंडिडेट को भी इंटरव्यू किया, एक्स प्लेटफॉर्म पर उसे ब्रॉडकास्ट किया। जर्मनी की जर्जर हालत, जो इकोनॉमिक हालत है, उस पर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड एपिसोड बनाकर आपको बता ही दिया है। अब मस्क कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एएफडी पार्टी है जो जर्मनी की जो हालत, खस्ता हालत है, उसे ठीक कर सकती है। जर्मनी में इलेक्शंस बस अब अगले ही महीने होने वाले हैं और ऐसे में एक इंसान जिसके पास सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा माइक ही नहीं है बल्कि बेशुमार पैसा भी है, और अब ट्रंप के सपोर्ट के साथ वो दूसरे देशों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। जैसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वैसा गवर्नमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चिंता का विषय तो बन जाता है कि कल कहीं कनाडा, यूके, जर्मनी, हर जगह जो मस्क काम कर रहा है वो इंडिया के साथ ना कर दे। नोट करने की बात करिए यहां कि चाइना के एजेंटिक एआई का जमाना आ चुका है। Sam Altman laughed it off and hit back with a sarcastic counteroffer to buy Twitter for a fraction of what Musk paid for it. Then Musk fired back, calling Altman a swindler and scam Altman, blasting him all over X. This isn't just a corporate deal, it's a full-blown war. Lawsuits, social media jabs, secret boardroom moves, and a $500 billion AI project that could change everything. Musk says OpenAI betrayed its mission and wants to drag it back to open source ideals. Altman, on the other hand, is pushing forward at full speed, turning OpenAI into one of the most valuable companies on the planet. So what's really going on here? Is this about AI ethics, insane power struggles, or just another Musk takeover attempt? Let's break down everything you need to know because this is one of the biggest battles in tech history. So let's set the stage. OpenAI was originally co-founded by Elon Musk and Sam Altman all the way back in 2015. At the time, it was a non-profit dedicated to advancing AI for the benefit of humanity, meaning they wanted to keep things transparent, share research openly, and avoid letting corporate profits drive the development of artificial intelligence. Fast forward a few years, and Musk leaves the organization, officially around 2018 or 2019, depending on the source, and Sam Altman becomes the face of OpenAI. Then came the launch of ChatGPT in late 2022, which really put OpenAI on the global map. Now, let's talk money, big money. Recently, a consortium of investors led by Elon Musk put forward a massive offer, 97.4 billion US dollars. Some outlets have rounded it up to a full 100 billion to buy out OpenAI, or more specifically, the non-profit entity that controls OpenAI's four-arm spin arm. Musk's lawyer, Mark Toberoff, confirmed they sent that offer over to the OpenAI board, and they even said वैक्सीन के बहाने ओसामा के बच्चों का डीएनए लेने का प्लान था और जैसे ही गेट पे पहुंच के बेल बजा पूरा पूरा से निकल के ओसामा घोड़ों और खच्चरों पे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ घुस गया। My country is at war. I decided to come. निकाली लिसनिंग डिवाइस
देखिए 11 सितंबर 2001 को जब यूएस के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हमला हो रहा था, तो सेम टाइम पे जो ओसामा था जिसने ये हमला करवाया था, वो अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में एक पहाड़ी एरिया है खोश्त नाम से, वो वहां पे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठ के बीबीसी अरेबिक सर्विस पे इस पूरे हमले की एक एक डिटेल का अपडेट ले रहा था। और वहीं यूएस के अंदर जैसे ये हमला हुआ, तो हमला होने के सेम डे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जो CIA, FBI और NSA, ये बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं। जैसे इस हमले का इनको पता चला, इन्होंने सबसे पहला काम किया कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए थे उनके पासपोर्ट्स और वीजा के जो रिकॉर्ड्स थे उनको निकाल के चेक करना स्टार्ट किया, और ऐसे करके छोटी से छोटी डिटेल्स इन्होंने पता की, और फिर उनमें से 19 लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिनको लगा कि ये ही हाईजैकर्स हो सकते हैं। अब ये हमला हो चुका था, जो भी प्लेन था उसके अंदर जितने भी लोग थे, सारा सामान, हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक एक डिटेल्स पता करनी थी। तो इसके कुछ ही घंटे बाद ये यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, ये जिन जिन एयरपोर्ट से ये एयरप्लेन उड़े थे, उन एयरपोर्ट्स पे फुटेज निकाल के एक एक आदमी की एक्टिविटी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये चीज कर रही थी, तो इसी टाइम पे इनको एक इनपुट मिलता है कि ये जो 19 हाईजैकर्स थे जिनके नाम सामने आए थे, उनमें से जो मोहम्मद अटा नाम का हाईजैकर था, उसका बैग गलती से, ये कोइंसिडेंस था, उसका बैग गलती से कनेक्टिंग फ्लाइट में डिले की वजह से बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। अब इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए CIA की टीम इस बैग को लोकेट करके वहां पहुंचती है और उसको खोलती है, और लकीली इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस बैग के अंदर जो डिटेल्स वो ढूंढ रहे थे सारी की सारी एक ही जगह मिल गई थी। इस बैग के अंदर अलकायदा के जो इंस्ट्रक्शंस थे, ट्रेनिंग, प्लानिंग, मैनुअल्स, हर एक चीज थी। यहां तक कि मोहम्मद अट्टा जो था, उसका जो वसीयतनामा था, वो तक इसके अंदर मिल गया था। और इन्हीं सारी डिटेल से कंफर्म हुआ कि इसके पीछे अलकायदा के ओसामा का भी हाथ है। और इसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं है। ये जो 19 हाईजैकर्स थे, ये यूएस में जब से आए थे, उनकी पुरानी कॉल्स, ईमेल्स, बैंक के ट्रांजैक्शन, ये भी ट्रैक करना स्टार्ट किए, और यही सारी चीजें ढूंढने में इनको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो सारा अटैक है, ये अलकायदा नहीं कराया, क्योंकि इन हाईजैकर्स के पास जो फंडिंग आ रही थी यूएस के अंदर, वो अलकायदा से आई थी, जो इन्होंने दुबई के अकाउंट से वायर ट्रांसफर की थी। और ये जितने भी हाईजैकर्स थे, इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में ट्रेनिंग की थी। अब यहां से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो गया था कि अलकायदा का काम है, लेकिन ये जो अलकायदा नाम है, ये यूएस के लिए नया नहीं था। CIA की टीम ने अगस्त 2001 में ही, यानी कि हमले से 1 महीने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अलकायदा ऐसा कुछ करने वाला है। पास्ट में भी अलकायदा ने यूएस की एम्बेसी वगैरह पे बहुत बार हमले किए हैं, और यूएस जो है वो अफगानिस्तान से अलकायदा और ओसामा की डिमांड पहले भी करता रहा, और यूएस के पास ऑलरेडी अलकायदा का जो नेटवर्क था, ओसामा की डिटेल्स वो ऑलरेडी थी इनके पास। पूरे यूएस में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस चीज को। अब ये सारी चीजें जब पता चलती हैं, तो उसके बाद 20 सितंबर 2001 को प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश एक जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में जाके स्पीच देते हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान से कहते हैं कि बिना किसी शर्त के पहले तो ओसामा हमको दो, और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर ये जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, इसको तुरंत बंद करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो यूएस मिलिट्री एक्शन करेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तान दे ही देगा ओसामा को, वो इतनी बड़ी सुपर पावर से क्यों पंगा लेगा? लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी वो भी नॉर्मल नहीं थी। अफगानिस्तान में 1992 से सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें यह था कि अफगानिस्तान का 90% एरिया जो था वो तालिबान के कब्जे में था, और 10% एरिया पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। और तालिबान ऑलरेडी जो लड़ाइयां लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर, उसमें ओसामा ने तालिबान की बहुत मदद की थी। फंडिंग से लेके तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने तक तालिबान की ओसामा ने बहुत मदद की थी, और आइडियोलॉजिकली भी तालिबान और अलकायदा अलाइंड थे। तो ऐसे ही ओसामा को उठा के यूएस को देना तालिबान के लिए आसान नहीं था। तालिबान की खुद की सिचुएशन भी खराब हो जाए। तो जैसे ही यूएस ने ये डिमांड रखी, तालिबान ने नेक्स्ट डे यानी कि 21 सितंबर 2001 को ये कहा कि आप ये जो कह रहे हो इसके प्रूफ दो कि ये जो हमला है ओसामा ने कराया, उसके बाद हम सोचते हैं इसके बारे में। और इसके साथ में तालिबान ने यह भी कहा कि ओसामा जो है वो हमारा मेहमान है, तो हम ऐसे ही अपने मेहमान को आपको उठा के नहीं दे सकते, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। अब देखिए यूएस जो था वो उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, और तालिबान ने जैसे ही ओसामा को देने से मना किया, तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही यूएस ने सारी प्रिपरेशन की और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें यूएसए ने अफगानिस्तान में जो तालिबान का दुश्मन था नॉर्दर्न अलायंस, उसके साथ मिलके तालिबान के जितने भी ठिकाने थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और ओसामा को ढूंढना स्टार्ट किया। बड़े से बड़े लीडर जो थे तालिबान के, उनको एक एक करके मारना स्टार्ट किया। और अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस जो यूएसए की मदद कर रही थी, इससे यूएसए को बहुत फायदा हुआ लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करने में और इनको मारने में। अब यूएसए जो था वो तालिबान को डे बाई डे हराता जा रहा था, और अफगानिस्तान के अंदर एक के